Dear students, today once again we should consider some important question for TGT, PGT related to literary terms. In fact, TGT या PGT में 5 क्वेश्चन तक लिटरेरी टर्म्स के आते हैं। हाँ, ये भले हो लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी मूवमेंट्स के। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं कि 45 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द टर्म एपिस्टेम सिग्निफाई। एपिस्टेम में का अर्थ होता है ज्ञान, इसलिए इसका आप देखिए 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है नॉलेज, इसलिए होगा ए। कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर डेफिनेशन ऑफ एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग। इमेज का मतलब छवि। देखिए, जो इमेज राइटिंग है वो हमारी सेंसेस से जुड़ी हुई है। जैसे आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं और स्मेल नाक से करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं और टंग से, जीभ से स्वाद लेते हैं। तो 5 सेंसेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को कहते हैं, स्पीकिंग पिक्चर को कहते हैं जीवंत चित्रण, तस्वीर, यद्यपि वो पिक्चर स्पीकिंग बोलते हैं। रिट्रैक्शन तो त्याग को कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड पिक्चर का मतलब जो जैसे मिरर में हम लोग देखते हैं, परावर्तित प्रतिबिंब जिसको कहते हैं हिंदी में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप विचार करते हैं तो जब लेखक जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और वाल्ट व्हिटमैन ने, फॉकनर ने, टी.एस. इलियट ने, डब्ल्यू.बी. यीट्स ने सेकेंड कमिंग वगैरह में इमेज का बहुत प्रयोग किया है। तो रॉबर्ट, आप देखिए द रोड नॉट टेकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया, तो वह जो विषय है वो स्पीकिंग पिक्चर के रूप में यानी सेंसेस से जुड़ा हुआ, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर आप चुनेंगे आ स्पीकिंग पिक्चर, सेंसेस से, यानी तस्वीर बोलती हुई मतलब सजीव चित्रण जिसको कहते हैं, उसको इमेज इन लिटरेरी राइटिंग। इसके बाद क्वेश्चन आता 48, विच स्टेटमेंट बिलो ऑन द स्पेंसरियन स्टेंजा इज एक्यूरेट। ये क्वेश्चन बहुत ही परीक्षोपयोगी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक ऑप्शन क्वार्टरनल राइम बट अलिटरेटिव, इसका कोई मतलब नहीं। ए स्टेंजा 4 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये भी नहीं। एन 8 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड an 8 line stanza in iambic pentameter followed by a 9/6 iambic feet। और जो 8 लाइन स्टेंजा के बाद जो अंतिम लाइन होती है उसको अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। उसमें छठी लाइन में हेक्सामीटर होता है, 6 iambic feet होते हैं और 12 सिलेबल होते हैं। 8 लाइन में 10 सिलेबल का आइम्बिक पेंटामीटर, लेकिन अंतिम लाइन में 12 सिलेबल्स होते हैं, मात्राएं, इसलिए उसको अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। इसका इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर ये एन 8 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय ए 9/6 यानी सी, जिसमें तीसरा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पैथेटिक फैलेसी इज नॉट ट्रू।
इसके ऑप्शन देखिए, दिस टर्म अप्लाइज टू, नॉट ट्रू कह रहा, सही नहीं है। दिस टर्म अप्लाइज टू डिस्क्रिप्शन दैट आर नॉट ट्रू बट इमेजिनरी एंड फैंसीफुल, कोई मतलब नहीं। पैथेटिक फैलेसी इज जनरली अंडरस्टूड एज ह्यूमन ट्रेट्स being applied or attributed to non-human things in nature. फिर आया, in its first use the term was used with disapproval because nature cannot be equated with the human in respect of emotions and responses. The term was originally used by Alexander Pope in his pastorals. अब इसमें ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ढंग से पूछा गया है। अब इसमें आप देखिए, इसको जो ABCD ए दिया है, द टर्म अप्लाइज टू डिस्क्रिप्शन दैट आर नॉट ट्रू बट इमेजिनरी एंड फैंसीफुल, ये सही है ही है। ये नॉट ट्रू में नहीं आता है, फॉल्स नहीं है। पैथेटिक फैलेसी जनरली मानी जाती है कि ह्यूमन मानवीय प्रवृत्तियाँ, उनका प्रयोग किया जाए, उनको एट्रीब्यूट किया जाए अमानवीय थिंग्स प्रकृति में, यानी कि पर्सनिफिकेशन का एक भेद है। मानवीकरण जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी तरीके से, कि मतलब प्रकृति की जो वेदना है। और फिर आया, इन इट्स फर्स्ट यूज द टर्म वॉज यूज विद डिसअप्रूवल बिकॉज नेचर कैन नॉट बी इक्वल विद द ह्यूमन रिस्पेक्ट, ये भी इसमें आता है रिस्पॉन्सेस। लेकिन जो नॉट ट्रू कह रहा है कि द टर्म वॉज ओरिजिनली यूज बाय अलेक्जेंडर पोप ने पेस्टोरल्स में नहीं किया है। इसको पैथेटिक फैलेसी को जॉन रस्किन ने द मॉडर्न पेंटर्स 1856 में 19th सेंचुरी में इस टर्म को यूज किया है। इसलिए इसका नॉट ट्रू में कौन सा सही आता है? डी ऑप्शन, ये गलत है, ये इनकॉन्ग्रुइटी है, इससे इसका कोई संबंध नहीं, इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 50। इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स लिंक्स 4 kinds of meanings in most human utterances to 4 aspects these are। देखिए, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आई.ए. रिचर्ड्स 4 प्रकार के अर्थ को रखते हैं, 4 एस्पेक्ट्स के साथ, 4 पहलुओं के साथ। एक सेंस, दूसरा फीलिंग, तीसरा टोन और चौथा इंटेंशन। यानी ए में ये मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 51। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड टच स्टोन्स हेल्प। अब देखिए, परिभाषा भी दे दी गई। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड टच स्टोन्स हेल्प अस टेस्ट ट्रुथ एंड सीरियसनेस, उसकी वास्तविकता और गंभीरता विषय की। दैट कॉन्स्टिट्यूट, जो निर्माण करता है द बेस्ट पोएट्री, एक सर्वोत्तम काव्य का निर्माण करता है। व्हाट आर द टच स्टोन्स? तो टच स्टोन्स क्या है? पहला दिया द पर्पल पैसेज ऑफ डेली पोएट्री, द पैसेज फ्रॉम एंशिएंट पोएट्स। फिर दिया द लाइन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। फिर आया पैसेज ऑफ इपिक स्ट्रेंथ एंड विगर। अब इसमें एप्रोप्रिएट आप जो आंसर देखेंगे तो द लाइन्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द ग्रेट मास्टर्स, ये टच स्टोन की थ्योरी है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर सी। फिर आता है व्हाट इज ए मॉक हीरोइक पोएम? ए मॉक हीरोइक पोएम, 4 ऑप्शन है। मॉक्स एट हीरोइक प्रेजेंटेशंस इन पोएट्स एंड क्रिटिक्स, marks heroism and exaggerated virtue in all epics, uses a heroic style to deride airs and affectations, uses a mocking style to deride heroes and heroes। तो देखिए, मॉक एपिक हीरोइक पोएम में क्या होता है कि जो हीरोइक स्टाइल है उसका डिराइड एयर्स होता है, यानी उसमें जो व्याप्त पाखंड है, जो दम्भ है, उसका हास्य, उसका मजाक उड़ाया जाता है उस शैली में, हीरोइक मॉक हीरोइक पोएम में।
तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 53। इन ड्रामा एन एसाइड इज एड्रेस्ड। ड्रामा में एसाइड, जिसको जनांतिक कहते हैं, जिसमें ये जो पहला ऑप्शन है, टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, दर्शकों को, श्रोताओं को के समक्ष जो एक्टर करता है, उसकी जो शब्द हैं, जो बोलता है, वो इस प्रकार से बोलता है कि उसका कोई बहुत व्यवहारिक अर्थ कोई वो नहीं है, लेकिन वो एक अलग स्टाइल है जो दूसरे एक्टर्स स्टेज पे विद्यमान होते हैं, वो उनसे बचा के, उसको हम कहते हैं हट करके मंच के कोने से बोलता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन एप्रोप्रिएट बैठ रहा है, इसलिए ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 54। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज ए स्टेटमेंट बाय। यानी पाठ्यक्रम से, पुस्तक से बाहर कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट जैकस डेरिडा ने किया था। जैकस जो डीकॉन्स्ट्रक्शन का जनक है, जैकस डेरिडा, यानी बी। कौन है? बी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 55। द प्रीडोमिनेंट टोन एंड थ्रस्ट ऑफ जोनाथन स्विफ्ट ए मॉडेस्ट प्रपोजल आर। जो प्रीडोमिनेंट टोन एंड थ्रस्ट है आप जोनाथन स्विफ्ट की, ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जो जोनाथन स्विफ्ट का की ये मॉडेस्ट प्रपोजल जो रचना है, इसको आयरनी में इसकी गणना की गई है। किसमें की गई है? आयरनी में। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आप लोग देखें, आर्ट्स फॉर आर्ट्स से बिकेम ए रैलिंग क्राई फॉर। तो पहले ही इस पे बताया था कि एस्थेटिक मूवमेंट में डीजी रसोटी, मॉरिस एलियस, इन लोगों ने इसको, जो आप लोगों ने विशेष रूप से जिस मूवमेंट में जो सौंदर्यवाद का मूवमेंट आर्ट फॉर आर्ट से, उसमें जो एस्थेटिक मूवमेंट है उसका एक स्लोगन था, और इसलिए आर्ट फॉर आर्ट स्लोगन एस्थेटिक मूवमेंट से जुड़ा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। इसके अतिरिक्त विलियम मॉरिस वगैरह ने इसको बहुत प्रसारित किया। फिर आता है व्हाट इज ए नियोलॉजिज्म, क्वेश्चन नंबर 57। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट ए नियोलॉजिज्म? A word with roots in a native language, a word whose meaning changes with every renewed use, a word newly coined or used in a new sense, and obsession with the new words or phrase। तो इस पे हमने चर्चा की थी कि जो शब्द वर्ड नए न्यूली क्वाइंड किया जाए या यूज किया जाए न्यू सेंस में, उसी का अर्थ है नियोलॉजिज्म, यानी कि नवीनता पूर्वक नए अर्थ में जिसका सूत्रपात किया जाए, ऐसा शब्द जो नवीन अर्थ में प्रतिपादित होता है, उसको कहते हैं नियोलॉजिज्म, नवीन प्रतिपादन। तो वो आता है आपका सी में। किसमें आया? सी में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। द टर्म कर्टल सोनेट वाज कॉइन्ड बाय। ये कर्टल सोनेट जो होता है, इसका सूत्रपात, इसका इन्वेंशन किया था जीएम हॉपकिंस ने, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने किया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 59। ए मोनोसिलेबल राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड। तो देखिए,
जो मोनोसिलेबल राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल हो और फाइनल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स, किसी भी पद्य में 2 पंक्तियों में स्ट्रेस्ड सिलेबल फाइनल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैस्कुलाइन राइम। जो फेमिनाइन राइम होती है उसमें फाइनल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ 2 लाइन्स होती है, इसमें फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स है मैस्कुलाइन राइम में। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मैस्कुलाइन राइम यानी सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लिश आइएम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फ्रॉम मैच्योरिटी इन। देखिए आइएम्बिक पेंटामीटर सबसे पहले टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, ये सोनेट में आई। किस में आई? सोनेट में आइएम्बिक पेंटामीटर। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 61, द टर्म्स रेजोनेंस एंड वंडर आर एसोसिएटेड विथ। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टीफन ग्रीनब्लैट है, ये रेजोनेंस और वंडर जो टर्म्स है इसको लाए सबसे पहले स्टीफन ग्रीनब्लैट, ये इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या होती है? इसको कौन लाया? देयर इज नो करेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, द रीडर्स ऑफ एन एज कंस्ट्रक्ट द मीनिंग, बिलीव डिटरमाइन मीनिंग, ए स्टाइल इज द हॉलमार्क ऑफ द टेक्स्ट। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मतलब है द रीडर्स ऑफ एन एज कंस्ट्रक्ट द मीनिंग। किसी भी युग में जो पाठक गण हैं वो उस अर्थ का सृजन करते हैं, उसको कहते हैं द रीडर रिस्पॉन्स, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 63, फॉर्मल क्रिटिसिज्म। आज हम लोग 66 तक देखेंगे। फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ। जो फॉर्मल क्रिटिसिज्म है, जो औपचारिक आलोचना है, वो मिथ से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? मिथ से। इसलिए माइथोलॉजिकल जो प्रतिपादन है उससे। फिर आता है एक छोटा सा प्रश्न, ए फुट इन प्रोसोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ राइम लेंथ और रिदमिक मेजरमेंट हाइट। रिदमिक मेजरमेंट से आता है फुट, चरण, वर्ष में जो चरण यानी रिदमिक मेजरमेंट। और उसके बाद क्वेश्चन आया हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 5 मेट्रिकल फीट, 6 मेट्रिकल फीट और 7 मेट्रिकल फीट, 8 मेट्रिकल। तो 7 मेट्रिकल फीट, 7 चरण वाला जो छंदीय, छंद के 7 चरण होते हैं, 7 मेट्रिकल फीट को हेप्टामीटर कहते हैं, इसलिए इसका 7। इसके पश्चात मिथ क्रिटिसिज्म फोकसेज ऑन। जो मिथ क्रिटिसिज्म है वो फोकस करता है ए स्टडी ऑफ मिथ्स एंड माइथोलॉजी, आर्केटाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रिकरेंस ऑफ आर्केटाइप पैटर्न्स और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो आप जानते हैं कि ये जो है रिकरेंस ऑफ आर्केटिपल पैटर्न्स को करता है, मतलब लगातार मिथ क्रिटिसिज्म फोकस करता है रिकरेंस ऑफ आर्केटाइपल पैटर्न्स को, जो बार बार जो आर्केटाइपल पैटर्न्स होता है, जो बहुपक्षीय, जो एक अलग अलग पैटर्न्स पे बदल बदल करके बहुविधि से और उसमें सीधा विश्लेषण न करके प्रतीकात्मक ढंग से जो पद्धति, एक शैली अपनाई जाती है, उसको मिथ क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने करीब 21 क्वेश्चंस देखे, 21 क्वेश्चंस। होपफुली these questions will be very fruitful, very beneficial regarding preparation for
TGT as well as PGT. Thank you very much.